वेलकम बैक। इन फोकस है डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एक और चीज़ जो इस जंग के अंदर हमने देखी डॉक्टर साहबा, उसमें ये था कि खलीजी रियासत में जो रिफ्ट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो बड़े उभर के अब सामने आए। स्पेशली अगर इफ़ यू लुक एट यूएई के ईरान के साथ अब और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए इस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, जिसमें ईरान ने जो पेन है वो इन्फ्लिक्ट किया अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में। क्या आप समझती हैं कि अगर एग्रीमेंट कोई सी भी मुआहदा होता है, उसके बाद के जो नताइज इस खलीजी ममालिक के दरमियान के आपसी इत्तेहाद में होंगे, वो डिफरेंसेस कायम रहेंगी और उसका फ़ायदा भी फिर अमेरिका उठाएगा? अमेरिका को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो समझती हूँ कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के बाद अमेरिका विल बी द बिग लूजर। एंड मैं समझती हूँ कि जो अमेरिका की डोमिनेंस रही है मशरिक़ वस्ता में, वो इस जंग ने ख़त्म कर दी। इट्स ओवर। सो ये तो आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि अमेरिका विल बी बैक टू इट्स डोमिनेंट पोजीशन। जहाँ तक खलीजी ममालिक के जो तनाव है, टेंशन्स हैं, क्लैशिंग इंटरेस्ट हैं, आई थिंक वो ज़्यादा सरफेस पे आए हैं इस जंग के दौरान और इस जंग के बाद भी। सो अब देखना ये है कि ये जो मुल्क हैं, ये आपस में किस किस्म की मोडस विवेंडी आप कह लीजिए, को एग्जिस्टेंस कह लीजिए, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और फिर उनके ईरान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है मिडल ईस्ट में, वो तब्दील हो चुकी है। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म मिडल ईस्ट विच इज़ नॉट द सेम एज इट वाज बिफोर द वॉर। ओके और फिर अब जैसे आपने कहा कि अमेरिका की डोमिनेंस ऐसे नहीं रहेगी, ये तो आपने इस जंग में भी देख ली और इसके बाद भी आप समझती हैं कि मशरिक़ वस्ता क्योंकि तब्दील हो चुका है, तो फिर इस खित्ते में अमेरिकी इंटरेस्ट क्या कम हो जाएंगे? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देखें सदर ट्रंप की, तो उसमें तो उन्होंने मिडल ईस्ट को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस दी नहीं थी, बल्कि यही कहा था कि उनका जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर होगा। यानी कि जो उनका अपना खित्ता है, अपना इलाका है। इसलिए जो वेनेजुएला में जो एक्शन की, वो तो इस बात की निशानदेही कंफर्म करती है बात कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। अब ये कि इजराइल के एक्शंस की वजह से गाजा एंड देन सब्सिक्वेंटली इजराइल ज़ाहिर है पर्सुएड कर पाया सदर ट्रंप को फॉर दिस जॉइंट अटैक ऑन ईरान, तो इससे ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस। लेकिन यूएस का देखें, देयर फोकस विल बी चाइना, जिसके साथ उनकी कंपटीशन भी है, लेकिन वो चाहते भी हैं कि जो ट्रेड इश्यूज है वो किसी तरह से रिजॉल्व हो। और दूसरा उनका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। सो आई थिंक मिडल ईस्ट से तो आई थिंक वील सी ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट ऑफ द यूएस व्हिच विल बी गुड फॉर द रीजन। अब आते हैं ईरान के मामलात पे दोबारा कि यहाँ पर आईआरजीसी की जो हेड है उनसे भी मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि फील्ड मार्शल के इस दौरे से कबल वो पहले से वहाँ मौजूद थे, ये उनका भी दूसरा दौरा था मोहसिन नकवी साहब का। डू यू बिलीव डॉक्टर साहिबा कि आईआरजीसी हैज़ मोर रोल नाउ, क्योंकि जो उनकी टॉप लीडरशिप थी उसको जिस तरह से अमेरिका ने असैसिनेट किया, उसके बाद आईआरजीसी एक फ्रंट रोल में आ गया और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो थोड़ा पीछे हो गए हैं? देखिए, ये सारी तज्जिए तो आ रहे हैं हर तरफ। ख़ास तौर पे अमेरिकन जरीदों में कुछ ज़रा ज़्यादा ही उनको दिलचस्पी है कि अंदरून ईरान में क्या हो रहा है। मेन चीज़ ये है कि जो IGRC जिसका आपने नाम लिया, the revolutionary guards, right, they are much more powerful than before, no question about it. लेकिन ये कहना कि कौन सा हार्डलाइनर है, कौन सा मॉडरेट है, आई थिंक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो ईरान ने एक पोजीशन ली है उसमें कोई ताज़ाद नहीं नज़र आता बिटवीन एनीबडी विद इन ईरान। आई थिंक देर ऑल फर्मली ऑफ द व्यू कि किस तरह से नेगोशिएट करना है अमेरिका के साथ, और फिर जिसका आपने पहले भी तस्करा किया, इनकी रेड लाइंस क्या हैं, उस पर मुझे तो कोई तब्दीली नहीं नज़र आई। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल का आपने बात की और आपने कहा कि एज ए लेवरेज ईरान ने से इस्तेमाल किया, एंड दे मे नॉट कंसीड ऑन दिस वन, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो फिर अगर ऐसा होता है कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल और टोल और वट एवर, जो भी वर्कआउट होता है, तो फिर बकिया जो स्ट्रेट्स है, कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि फिर वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा और आपको सब कुछ तब्दील करना पड़ेगा। तो ये मुमकिन नहीं कि ईरान के पास या ओमान के साथ मिलके या अकेले एक कंट्रोल रहे, और ये ना तो सऊदी को पसंद आएगा, ना ही यूएई को, ना कुवैत को, ना दीगर नेबर्स जो हैं उनको।
देखिए ये चीज़ अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, वो इस पोजीशन में ही नहीं है टू चेंज एनीथिंग। जो इनिशिएटिव है ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ईरान के पास है, जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो ईरान के पास है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी जो गवर्नेंस अरेंजमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उस पर कंसल्टेशन हो ओमान के अलावा और खलीजी ममालिक के साथ भी, लेकिन दे नॉट गिव अप कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन क्या अरेंजमेंट बनती है, आई थिंक इट्स हार्ड टू से राइट नाउ, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और पाकिस्तान की जो ये एक पूरी पोजीशन आप इस वक्त देख रही हैं, जिस तरह से सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, इससे पाकिस्तान के क्या बेनिफिट्स आप समझती हैं पाकिस्तान को मिल सकते हैं डिप्लोमेटिकली? देखिए डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी रीपिंग दोज बेनिफिट्स, बिकॉज उस पाकिस्तान की जो आप कह लें ग्लोबल पोजीशन, बल्कि मैं कहूँगी सिर्फ रीजनल नहीं, वो उसके मीडिएटरी रोल से एलिवेट हुई है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है ज़ाहिर है उसका चर्चा दुनिया भर में हो रहा है, और पाकिस्तान रोल एज ए पीस मेकर आई थिंक हैज़ अर्नड इट a lot of credibility and of course has improved its reputation. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।